आपके सामने देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रिटिश प्रकार की जलवायु, ठंडे शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत, मतलब वेस्टर्न मार्जिन्स में पाई जाती ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और कंसेप्ट क्लाइमेटोलॉजी में कौन सी क्लाइमेट कहाँ पाई जाती है, पिछले 3-4 या दिन से हम ये कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ गई होगी। अब लग जो रेगुलर जुड़े हुए हैं और जो फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। और एमसीक्यू करने के बाद क्लासेस का जो भी मैटर होता है उसको आप नोट डाउन करेंगे, नोट्स बनाएंगे थोड़े छोटे छोटे, और फिर अपने जो भी आप किताबें पढ़ते हो या जो भी आप क्लास नोट पढ़ते हो, जो जो मर्जी है आपकी वो सब करना है, अच्छे काम करने हैं और एग्जाम भी निकालना है। तो आप ये बताओ आपके ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो सीधी सी बात है, ये सवाल अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब क्या है पहले ये समझो आप, ठीक है। कहाँ कहाँ पर ब्रिटिश ब्रिटिश तुल्य जलवायु का अनुभव करता है, ये सवाल है, ठीक। अब पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद आप बहुत सारे सवाल आप समझ लोगे। तो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट का क्या मतलब है, पहली बात, मतलब इसका नाम ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों रखा गया। तो इसका सीधा सा रीजन है कि ये ब्रिटिश के आसपास, जहां ब्रिटेन है, ब्रिटेन क्या है ना, आइलैंड एक, उसके आसपास जो भी कंट्रीज हैं वहां पे जो जो क्लाइमेट होगी उसको ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट कहेंगे। जैसे हमने पढ़ा था मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय जलवायु पढ़ा था, 30 to 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो ये जो था ये भूमध्य सागरीय जलवायु था, मैंने पहले कई बार बताया जगह ये। इससे थोड़ा सा नॉर्थ जाओगे तो आप क्या मिलेगा, फ्रांस मिलेगा, बेल्जियम मिलेगा, नीदरलैंड मिलेगा और जर्मनी मिलेगा, है। और उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ में आपको नॉर्थ सी मिलेगा, उत्तरी सागर। उसके वेस्ट में आपको ब्रिटिश आइलैंड्स, मतलब ब्रिटेन, जिसमें हम इंग्लैंड भी कहते हैं, वेल्स कहते हैं, स्कॉटलैंड कहते हैं। उसके बगल में आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड तो ब्रिटेन का, यूके का पार्ट है, और नॉर्दर्न आयरलैंड यूके का पार्ट है और आयरलैंड कंट्री है। तो उसके आसपास इसको ब्रिटिश आइलैंड वाली क्लाइमेट कहते हैं, मतलब नॉर्थ सी के आसपास, जिसमें थोड़ा सा नीचे वाला बे ऑफ बिस्के वाला हिस्सा भी आ जाता है, जिसमें हम फ्रांस को ले लेते हैं, जर्मनी को ले लेते हैं, बेल्जियम को ले लेते हैं, नीदरलैंड को ले लेते हैं, ब्रिटेन को ले लेते हैं। तो ये जो वेस्टर्न यूरोप जो खास तौर पे हम कहते हैं, तो उसके हिसाब से जो क्लाइमेट कहा गया इसको ब्रिटिश तुल्य या ब्रिटेन टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा गया, ठीक। दूसरा, अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप का ये कौन सा पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है, तो हम कहेंगे कि वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो पहली खासियत क्या है, ब्रिटेन के आसपास एक। दूसरा, वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, यानी यूरोप का वेस्टर्न यूरोप में ही मिलेगा, तो ये वेस्ट में मिलेगी। अगर ये वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट यहां मिल सकता है तो बाकी कॉन्टिनेंट में भी तो मिलेगा, लेकिन वेस्ट में मिलेगा। जैसे मेडिटेरियन क्लाइमेट पढ़ा था हमने कल, हमने चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट मिला था, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट या ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर चीन तुल्य जलवायु। तो वैसे ही ब्रिटिश तुल्य जलवायु को आप उसका उल्टा करेंगे, वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट या वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स कहेंगे। तो वेस्टर्न यूरोप हो गया एक तो ही। अब एशिया में तो मिलेगा नहीं है, क्योंकि एशिया तो इससे इधर को है, जमीन जुड़ी हुई है, तो ईस्टर्न तो होगा नहीं, तो वेस्ट होगा। उसके बाद जब आप यहां चले जाओगे, कहां, ये जो नॉर्थ अमेरिका है ना, नीचे आपका मेक्सिको है, उसके ऊपर अपना यूएस है, उसके ऊपर फिर कनाडा है। तो कनाडा और यूएस का जहां पे आपस में मिलते हैं, जैसे ब्रिटिश कोलंबिया एक स्टेट है, वैंकूवर वहां पे है, अगर आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका में, तो थोड़ा सा कनाडा थोड़ा सा यूएस। तो ये जो नॉर्दर्न पार्ट है यहां पर भी ये मिलेगा, ठीक। अब उसी सीट में मिलेगा जितने में ब्रिटेन है। अगर आप यहां से देखोगे जहां पे मेरा हाथ है, अगर मैं यहां से इधर को चले जाऊं तो आपको ब्रिटिश आइलैंड्स मिलेंगे यहाँ पे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो क्लाइमेट है वेस्टर्न यूरोप टाइप ऑफ क्लाइमेट कितने में मिलती है, तो मोटा मोटा किताबों में ऐसा लिखा रहता है, लगभग 40 डिग्री टू 60-65 डिग्री, या 60 डिग्री भी कह सकते हो, 40 से 60-65 डिग्री, यानी कहीं पर 45 to 60 भी लिखा हो सकता है। तो 40 to 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, तो साउथ में भी होगा, यानी 40 डिग्री नॉर्थ साउथ एंड 45-65 डिग्री साउथ, यानी 40-60 साउथ भी कह सकते हो। लेकिन बट वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीपों के कहां पे, पश्चिमी भाग पे। तो लगभग 40 to 60 और 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स आपको ब्रिटिश तुल्य जलवायु मिलेगी। मतलब जैसी क्लाइमेट ब्रिटेन में मिलती है उसी टाइप की क्लाइमेट मिलेगी आपको। तो एक तो आपको ब्रिटिश आइलैंड्स के आसपास के जो देश हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, उसका वेस्टर्न कोस्ट उस पर मिलेगा। दूसरा मैंने कहा कि हल्का सा कनाडा और यूएस का नॉर्दर्न पार्ट, ये वेस्टर्न पार्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट पार्ट, यहाँ पर वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, ये सब आप जानते हो इधर वाला। और ऐसे ही फिर ये इसी में 40-60 में आपको यहाँ पर चिली विली टाइप का थोड़ा सा मिल जाएगा वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में, ठीक। और हल्का सा फिर ये अपना इस पे तो मिलेगा नहीं, किस पे,
साउथ अफ्रीका जो है या अफ्रीका है वहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि ये 40 डिग्री से ऊपर है, तो अफ्रीका में तो नहीं है। लेकिन फिर आप जब बहुत नीचे चले जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया का एक नीचे एक आइलैंड है तस्मानिया, ठीक है, या तस्मानिया के बाद उसके बाद बगल में न्यूजीलैंड है। तो अगर आप लोकेशन देखोगे ग्लोब में या मैप में तो 40 और 60-65 के बीच में कौन कौन सा आता है, तो यहाँ पे न्यूजीलैंड और तस्मानिया, वेस्ट है ना, ये वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, तो तस्मानिया एक छोटा सा आइलैंड है तो वहां पे आ जाएगा। आप अपने एटलस में मैप में देख सकते हो, एटलस आपके पास होनी चाहिए, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ो एटलस आपके पास होनी ही चाहिए। अगर आप एटलस नहीं पढ़ेंगे तो मामला खराब हो जाएगा। तो न्यूजीलैंड, तस्मानिया, सदर्न चिली 40 to 60 डिग्री वाला, एंड यूएस एंड कनाडा वाला थोड़ा सा हिस्सा, और यूरोप का वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न यूरोप। तो बताओ फिर इस हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इसमें सही होगा, इसको आपको बताना है। तो बताओ कौन सा सही होगा इसमें, कौन सा ब्रिटिश प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है। तो आंसर क्या दिया आपने, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो आप 10:30 ही के आसपास अब बने रहेंगे, ठीक है ना सभी लोग, नोटिफिकेशन आपका वो सही कर दिया जाएगा। 1 का डी आंसर दिया आपने, वेरी गुड। उपरोक्त तो सभी, इसमें क्या सोचना है, कनाडा, नॉर्थ वेस्ट ऑफ यूरोप, सदर्न चिली एंड तस्मानिया, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। तो वेस्टर्न टाइप ऑफ क्लाइमेट आप समझ गए। अब मुझे एक ईमानदारी से एक आंसर दो आप लोग, मतलब कसम खा के जिसको हम कहते हैं, ईमानदारी से आंसर देने का क्या मतलब है। तो लोगों ने नोट डाउन किया कि अपने पेपर पे वेस्टर्न यूरोप टाइप ऑफ क्लाइमेट या ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट या वेस्टर्न मार्जिन टाइप ऑफ क्लाइमेट, है ना, या क्या लिखा हुआ है ये ठंडे शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत, सीमांत का मतलब लास्ट मार्जिन एज, इस टाइप की चीजें कितने लोगों ने नोट डाउन की और कितने लोगों ने नोट डाउन नहीं की, जरा मुझे कमेंट करके बताओ। अभी मैंने स्टार्टिंग में हमेशा ही कहता हूं ना, जो भी चीज आपको नहीं मिलती है कहीं पर भी, चाहे न्यूज़पेपर में मिले, क्या न्यूज चैनल में मिले, या टिकटॉक में क्यों नहीं मिल जाए, वहां भी कोई मान लो बढ़िया बात कह रहा है या कोई छपरी ही बढ़िया बात कह रहा है, कभी कभी वो भी तो बढ़िया बात कहते हैं ना जो आपको लगती कि हाँ ये ज्यादा प्रैक्टिकल चीज है, तो उस चीज को अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हो, किया या नहीं किया, जैसे विनय कुमार यादव कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, इसीलिए इस भाई के आंसर्स बहुत सारे गलत हो जाते हैं। रीजन वही है, अभी मैं सवाल पूछूंगा विनय, तुम्हारे आंसर जो होंगे वो वाले, वो ब्लंडर मिस्टेक वाले जो होंगे वो बहुत ज्यादा आते हैं। रीजन यही है, अपनी आदतें सुधारो, उसी समय नोट डाउन होना चाहिए हो। अगर आपको कोई भी चीज नहीं लगती है कि ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है, या कहीं पर भी, मैंने ये नहीं कहा कि मेरी क्लास को आप नोट डाउन करो, छोटी छोटी चीजें कहीं पर भी आप देखते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में कोई चीज पढ़ी है आपने, आप पढ़ के चले गए आगे, याद रहेगा वो। देखो दो टाइप के लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक वो जिनको एग्जाम देना नहीं होता, तो वो अपने इंटरेस्ट की चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, अब वो किसी भी उम्र के हो सकते हैं, तो उनको अपनी इंटरेस्ट की चीजें वो पढ़ेंगे तो उनको याद हो जाएगा, और नहीं भी याद होगा तो उनको कोई एग्जाम देना नहीं है, कोई प्रेशर देना नहीं है, और थोड़ा बहुत अंदाजा लगाना है। लेकिन जब आप एग्जाम के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बिना इंटरेस्ट की चीजें भी आपको पढ़नी पड़ रही हैं, तो उसमें तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे बनेगी बात। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है बोलते हैं ना, वो सिर्फ उनके लिए जो बेरोजगार हैं या जिनको आगे एग्जाम नहीं देना, नौकरी नहीं लेनी है। जिनको नौकरी लेनी है, जो रोजगार चाहते हैं और अच्छा एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए उम्र है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो यूपीएससी ने निर्धारित की है, बाकी एग्जाम ने निर्धारित की है, तो आपको वो चीज आनी चाहिए। ओके, तो सभी लोग अब ठंडे शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन सी चीजें सही हैं, अब आपका आंसर ज्यादा सही हो जाएगा, बताओ। पहला है कि ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट रीजन्स आर अंडर द परमानेंट इन्फ्लुएंस ट्रेड विंड्स, मतलब यह है कि इस प्रकार की जलवायु जो है एक हमेशा ही व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आ जाती है, कई बात सही है। दूसरा है ये उच्च चक्रवाती गतिविधि वाले क्षेत्र होते हैं, मतलब यहां पे चक्रवात आते रहते हैं। दिमाग लगाओ क्या पूछ रहा हो, मैं ये सवाल आपको दे रहा हूं, आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना। तो कुछ लोगों का आंसर बी है, कुछ का आंसर डी है, कुछ का आंसर ए है, सारे आंसर है, सी आंसर नहीं है किसी का, मतलब। तो पहली बात तो ये बताओ, ईमानदारी से बताओ, क्या आपने आंसर सही सही पढ़ा, कमेंट करके बताओ। आंसर सही पढ़ा ना, नहीं सॉरी, क्वेश्चन सही पढ़ा, इनकरेक्ट पूछ रहा हो। अब आपके आंसर सही भी हो सकते हैं, गलत, मतलब पहले बताओ कि आपने सही आंसर पढ़ा है ना, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना कि करेक्ट। ये मानवीय भूल है, ह्यूमन एरर जिसको हम कहते हैं, अक्सर एग्जाम में हो जाती है, करेक्ट और इनकरेक्ट में। इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है।
ठीक है, अब ये कह रहा है कि कौन सा गलत है, तो ये बताओ आप। ठीक है, आपने अच्छी सही से पढ़ा है, गुड। तो इनकरेक्ट है। तो पहला सवाल यह है कि ब्रिटिश प्रकार की जलवायु क्षेत्र स्थायी पवनों के आधार में इन्फ्लुएंस ट्रेड विंड्स में होता है। तो क्या पहला ऑप्शन सही होना चाहिए? क्या पहला ऑप्शन सही होना चाहिए? कमेंट करके बताओ। अगर ये ट्रेड विंड्स के आपने ज्यादातर आंसर बी दिया है, मतलब गलत कौन सा है? तो आपने लिखा है कि दो गलत है, इनकरेक्ट दूसरा वाला है, ऐसा आप लोगों का मानना है। तो इस अगर आप आंसर बी कह रहे हो मान लो, तो आपके हिसाब से ये होना चाहिए कि ओनली 2 इज इनकरेक्ट, मतलब 1 इज करेक्ट। तो जिस भी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने बी ही आंसर दिया इसमें, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनों के प्रभाव में रहती है। ये बताओ, मैंने कल भी आपसे कहा था, मैंने 50 बार कम से कम इस क्लास में बोल दिया। देखो एक चीज आप ध्यान रखो, अगर हम इतनी छोटी मोटी चीजों को इतनी बार पढ़ेंगे और उसके बाद भी हमारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो मुझे लगता है कि हमें कोचिंग नहीं करनी चाहिए, हमें हिमालय में जाना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए और वरदान लेना चाहिए भगवान शिव से कि जो भी सवाल आए, जैसा भी आए, हम उसे इच्छा मतलब सही करने का हमारे पास क्या हो जाए, वो हो जाए। क्या ये सीधा सा मतलब है जो आप इस टाइप की गलतियां करते हो क्योंकि आप नोट डाउन करते ही नहीं हो ढंग से, सीधी सी बात है। या एग्जाम कैसे निकलेगा ये चीज हमारे दिमाग में कभी आती ही नहीं है। जब हमने कहा है कि ट्रेड विंड्स जो हैं वो 30-35 नॉर्थ और 30-35 साउथ के बीच में बहती हैं, कई बार मैंने कहा है आपसे, और ज्यादातर इसको ट्रॉपिकल कहते हैं हम, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कहते हैं गर्म हवाएं। और फिर हमने कहा कि 30-35 टू 60-65 के आसपास अक्सर हमेशा वेस्टर्ली विंड्स बहती हैं जो वेस्ट से आती हैं। तो ये जो 40 टू 60 है, इसमें तो वेस्टर्ली के प्रभाव में होंगी ना ये। इसमें ट्रेड विंड कैसे चल जाएगी? ये तो पछुआ पवनों के प्रभाव में चलेंगी। और वैसे भी जब वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स कोई चीज हो रही है तो हवा तो वेस्ट से ही आनी चाहिए, तभी तो उस पर प्रभाव डालेगी वो। ब्लंडर मिस्टेक्स मतलब ऐसी गलतियों पे, अगर पुराने जमाने में लात घूंसे चल जाते थे इसमें टीचरों के द्वारा स्टूडेंट पे, याद होगा आपको, नहीं है? तो अनर्थ हो जाता था पहले। अब यहां पर तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन आप खुद से अपने आप को सजा दो थोड़ी सी। तो पहला स्टेटमेंट सही है, मैंने कल भी पढ़ाया बताया था आपको, कल भी इस पे हमने डिस्कस किया था शायद, ट्रेड विंड्स या ये उस पे ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट चाइना टाइप में। और ये सवाल चक्रवाती गतिविधियां होती हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर अक्सर साइक्लोनिक कंडीशंस होते हैं क्योंकि जो हमने पढ़ा ना टेम्परेट साइक्लोन्स, शीतोष्ण चक्रवात, तो वेस्ट से हवा चल रही है तो वेस्टर्ली है, तो यहाँ पर अक्सर आपको वेस्टर्न टाइप ऑफ क्लाइमेट में, वेस्टर्न मार्जिन में आपको टेम्परेट साइक्लोन्स यहाँ पे मिलेंगे जो बहुत ज्यादा दिनों तक बारिश वारिश करते हैं, लेकिन उतने एक्सप्लोसिव या उतने डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको टेम्परेट साइक्लोन में पढ़ाया था। तो इसका आंसर क्या होगा आप समझ गए होंगे। तो पहला आंसर इसका क्या है, गलत है, दूसरा वाला सही है। ठीक, आगे बढ़े। अब ये बताओ, ये तो इजी है और मजे की बात ये कि आप लोगों को कभी बार झटका भी नहीं लग रहा है कि ये सवाल हमने गलत कर दिया करके, ये भी हो जा रहा है। अब हम हैबिचुअल हो चुके हैं, हमें लग रहा है कि ओहो कोई बात नहीं। मन में अगर क्या हो, ठान ली हो एक बार जॉब लेनी है तो फिर कौन है। एक कई तो ये भी कहते हैं, अभी क्या कहते हैं, जब हौसले हो बुलंद तो फलाना क्या करेगा, ढिमका क्या करेगा। अरे हौसले हौसले से कुछ ना होता है। हौसले बुलंद है लेकिन हरकतें बेकार हैं, हौसले बुलंद है लेकिन तरीका नहीं पता है, हौसले बुलंद नहीं, किताब पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो हौसला किस चीज का हौसला? एक तो ये यूट्यूब वालों ने, और दूसरा तीसरा ये जो मोटिवेशन, सो कॉल्ड मोटिवेशन डाल दे रहे ना अंदर, कि रजनीकांत तो बस कंडक्टर था, इतना बड़ा आदमी बन गया। आईएएस बन के दिखा दे बस कंडक्टर, कभी मैं बताऊं, उसके लिए उसको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, मतलब पुराने जमाने का, उसके लिए बीए पास होना चाहिए, बीएससी बीए ग्रेजुएशन होनी पड़ेगी उसके, भले वो कुछ भी हो जाए। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो तो आप आईएएस नहीं बन सकते। तो जो मोटिवेशन या हम जो ये सिस्टम को ले रहे हैं ना कहीं कहीं से,
कि तेंदुलकर को तो 10 में एग्जाम ही नहीं दिए, फेल हो गया था, फिर इतना बड़ा आदमी बन गया। अरे वो क्रिकेट खेल रहा था, वो 10 में फेल हो गया तो 11 में कैसे जाता? तो चीजों को वो मत किया करो, क्या कहते हैं उसे, मिसमैच। ये आंसर आपने बिल्कुल सही दिया, बहुत इजी आंसर था। ठीक है, गुड। ब्रिटेन, बेल्जियम एंड नॉर्वे। आगे बढ़ेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में ठंडे शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत जलवायु किस देश तक फैली हुई है? ये भी आप कर सकते हो, इसको फटाफट बताओ। तीसरा आंसर आपने अच्छा दिया, वेरी गुड। किस देश तक फैली हुई है? ऑप्शन इसमें थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े हैं, ये आंसर आपने सही लगाया, वेरी गुड। अब देखो, साउथ ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, ये सब ये थोड़ा सा गड़बड़ स्टेटमेंट है। तस्मानिया में होती मेनली, ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया वाला है ना। ऑप्शन में ये भी होता है, ये भी है ही, तो फिर उपरोक्त सभी लगा सकते हो आप, इसलिए मान लेते हैं। ठीक है, मतलब इतना पता लग गया ना आपकी वेस्टर्न यूरोप टाइप क्लाइमेट कहां होती है। ठीक, अगला सवाल आपके पास। ठंडे शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताओ, अच्छे से पढ़ना, सवाल बना लोगे आप अगर आप दिमाग लगाओगे तो। गर्मियों के दौरान ठंडे शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत पश्चिमी पवनों के प्रभाव में होते हैं। ड्यूरिंग समर सीजन कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन्स आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज, यानी पछुआ पवनों के प्रभाव में होते हैं। क्या स्टेटमेंट सही है? दूसरा सवाल है, द ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कन्फाइंड मेनली टू द कोस्टलैंड्स ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश प्रकार की जलवायु मुख्य रूप से ब्रिटिश कोलंबिया के तटीय क्षेत्रों तक ही सीमित है। ब्रिटिश कोलंबिया के तट तक ही सीमित है, क्या ऐसा है? फिर तीसरा है, उत्तर पश्चिमी यूरोप में तापमान और वर्षा दोनों पर समुद्री प्रभाव देखा जा सकता है। दिमाग लगाओ, ये सवाल आप कर सकते हो। नहीं भी अगर आपको आ रहा है तो बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होने की संभावना है। 5th नंबर है, 5वें नंबर का सवाल है। आंसर आप लोगों ने लगाया सी, वेरी गुड। ये आंसर आपका बिल्कुल सही है ना, अगर लगा रहे हो आप। अब देखो, ये तो पता लग गया ना, ये वेस्टर्लीज, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। अभी आपने पहले वाले में ये गया ट्रेड विंड्स में गलत लगा दिया, चलो कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है कि आपके दिमाग में अब आ गया, अब आप समझ गए। देखो, एक चीज ध्यान रखो, गलतियां हर इंसान करता है, लेकिन एक बार गलती होनी चाहिए, 2 बार गलती होनी चाहिए। और अगर आप इतनी बड़ी पोस्ट के लिए जा रहे हो और बार बार गलतियां होंगी, बार बार हम सुधारेंगे, तो यार वो किस्से कहानियों में अच्छी लगती हैं वो चीजें। क्यों अच्छी लगती हैं? रीजन बताता हूं। अगर 100 को लेना है, गवर्नमेंट को 100 लोगों को लेना है, उसमें से 100 लोगों ने 2-2 बार गलती की है, सिर्फ 2-2 बार, और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने 3 बार गलती की है, और उसके अलावा 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 4 बार गलतियां की। लेकिन एक स्टूडेंट जो है ना, ये जिसने 2 की जगह 3 बार गलती की है, बाकी ने 4 बार की है, लेकिन गवर्नमेंट किसको लेगी? खाली इसको ही लेगी, क्योंकि 100 ही पोस्ट है। अब ये कुछ उखाड़ ले, 3 गलतियां जिसने करी हैं, ये कितना ही डेडिकेशन के साथ हो, 6 बार मंत्र जप रहा हो, 5 बार नमाज पढ़ रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, ये पास नहीं होगा। बात मेरी समझ में आएगी नहीं? रियल लाइफ ये है। बाकी आप कितने ही चोंचले उठा लो, कुछ ना होने वाला। इसलिए गलतियां कम से कम किया करो। जैसे अभी आपने किया, गलती कम करी, गुड, तो मैं इसमें आपसे खुश हूं। तो वेस्टर्लीज होता है। दूसरा, खाली ब्रिटिश कोलंबिया में कैसे होगा? ब्रिटिश कोलंबिया कहां है? नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है ना, कोलंबिया स्टेट है ब्रिटिश कोलंबिया, तो वहीं तक सीमित कैसे हो सकती है? और भी जगह है, ठीक है, थोड़ा सा ढंग से पढ़ना। उत्तर पश्चिमी यूरोप में तापमान और वर्षा समुद्री प्रभाव देखा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, अगर वो वेस्टर्न कोस्ट के पास है तो समुद्री प्रभाव तो दिखेगा ही ना। गुड, ठीक। मार्जिन पे जब हम बात करेंगे, मार्जिन पे है, तट पे है, तो समुद्र का प्रभाव पड़ना निश्चित है। गुड, वेरी गुड। अगला फिर से सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसी के बारे में है।
अब ये ध्यान रखना, इसमें करेक्ट पूछ रहा है, तो सबसे पहले देखा करो कि सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है, तो सही आंसर देना है आपको। कह रहा है कि गर्मियों में गर्मी की लहरें जलवायु को सहन करने के लिए चरम बनाती, मतलब वहां पर हीट वेव्स चलती हैं, समर सीजन में हीट वेव्स चलती हैं। क्वेश्चन को समझा करो कम शब्दों में। दूसरा सवाल है, विंटर्स आर अब नॉर्मली माइल्ड, मतलब जाड़ा जो होता है नॉर्मल होता है, माइल्ड का मतलब होता है हल्का, है ना, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि गर्म उत्तरी अटलांटिक जो जलधारा है, बहाव है, उसके द्वारा गर्मी बढ़ा दी जाती है, गर्म कर दिया जाता है तट को। क्या ये स्टेटमेंट सही है? पहले तो लैंग्वेज समझनी जरूरी है, वो कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद फिर आगे बातचीत होगी हमारी। तो बताओ छठे का आंसर क्या होना चाहिए, दिमाग लगाओ। कुछ लोग सी लगा रहे हैं, कुछ लोग यस सर कह रहे हैं। हाँ, यस सर का मतलब समझ गया मैं। इसका आंसर लगाओ। 6 का आंसर क्या होना चाहिए आपकी नजर में, कौन सा करेक्ट होगा इसमें? क्या दोनों सही होंगे या कोई गलत भी हो सकता है, या दोनों गलत भी हो सकते हैं, क्या होगा? इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझो। चलो सभी लोग सी कह रहे हैं, फिर अब देखो सी है कि नहीं। मैंने कहा ना भावनाओं को समझो, भावनाओं को समझना बड़ा जरूरी है। आप लंदन में गए हो, आप यूरोप में घूम रहे हो गर्मी के समय में, है ना, ब्रिटिश आइलैंड वाली है, या नॉर्वे के आसपास भी अभी आपने लिखा था वहां पे, मतलब उसकी रेंज काफी ज्यादा है, ऊपर नीचे जर्मनी के आसपास हुआ, वेस्टर्न कोस्ट पे हो, तो बताओ क्या वहां पर इतनी ज्यादा हीट वेव्स चलेंगी कि सहन करना मुश्किल हो जाएगा? 40, 50, 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के आसपास, न्यूजीलैंड जैसे देशों में या साउथ चिली में इतनी ज्यादा गर्मी हो जाएगी कि वहां पर उसको सहन करना मुश्किल हो जाएगा अक्सर। स्टेटमेंट ए गलत है या सही है, ये बताओ अब। ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है ना, तो ब्रिटेन में जो इतना नॉर्थ में है, क्या वहां पर इतनी गर्मी होगी कि वहां पर हीट वेव्स चल जाएंगी? यस और नो। अब लेकिन ऐसा है नहीं वैसे, आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि यूरोप में गर्मी पड़ रही है, हीट वेव की कोई डेफिनेशन नहीं है हर जगह के लिए। देखो ये सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का है, यहां पर इसकी भावनाओं को समझना जरूरी है। देखो हीट वेव्स कहाँ, हीट वेव्स का मतलब क्या है? हीट वेव्स का मतलब होता है कि नॉर्मल जो टेम्परेचर है, खासतौर पे गर्मियों में, उससे टेम्परेचर 5-6 डिग्री एक्स्ट्रा चला जाए। जैसे मान लो हम कहते हैं कि मार्च में या अप्रैल में हमारे यहाँ टेम्परेचर रहना चाहिए 40, सपोज हम कह रहे हैं कि 40 के अराउंड टेम्परेचर रहना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर लगातार 3-4 दिन से अब 45 चला जाए, मतलब 5 डिग्री की बढ़ोतरी हो जाए, तो हम उसको हीट वेव्स का दर्जा दे देते हैं। फिर वो अलग अलग कैटेगरी होती है, कई बार 6-7 डिग्री से ऊपर चला जाता है, 5 डिग्री से, मिनिमम 5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर अगर नॉर्मल से ऊपर चला जाए तो हम उसको क्या बोल देंगे, हीट वेव्स कह देंगे, अकॉर्डिंग टू लोकल टेम्परेचर कि कितना है। अब लंदन वालों के लिए हीट वेव्स का मतलब अलग होगा, दिल्ली वालों के लिए अलग होगा। लंदन का जो क्लाइमेट है वहां पर अगर टेम्परेचर 38, 40, 37 भी है मान लो, और उनको गर्मी लग रही तो उनको हीट वेव जैसा एहसास होगा। अगर नॉर्मल मान लो वहां 33 रहता है किसी महीने में, किसी दिन में, और 2-3 दिन से 38, 39 जा रहा है, तो उनको थोड़ा सा अनईजी टाइप का फील होगा, क्योंकि वो उतने टेम्परेचर के लिहाज या अभ्यस्त नहीं है वहां पे रहने वाले। लेकिन दिल्ली जैसी जगह में अगर 40 के आसपास भी घूम रहा है टेम्परेचर, तो हम कहेंगे अच्छा 40 तो चल रहा है अभी। तो ऐसा नहीं कि यूरोप में हीट वेव्स नहीं चलती, अब ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हीट वेव से वहां नुकसान भी ज्यादा हो रहा है। अब दिल्ली वाला आदमी या आप, हम जितने भी हैं, हमको 45 डिग्री तक कोई खास दिक्कत नहीं होती है, मतलब अगर जनरली आप अपना ध्यान रखो तो। लेकिन कोई कनाडा वाला है, ब्रिटेन वाला है, जर्मनी वाला है, या नॉर्वे के आसपास का आदमी है साउथ वाला, उसको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि वहां पर हीट वेव नहीं चलनी है, हीट वेव वहां भी चलती है, लेकिन वो सिंपल सा कह रहे हैं कि इन समर्स, मतलब उसने ऐसा कह दिया कि हाँ समर में हमेशा ही हीट वेव चलती है वहां पे, अब कभी कभी चलने लग जा रही है, तो हीट वेव से वहां पर नुकसान हो रहा है। और मैंने आपसे क्या कहा
हीट वेव्स का डेफिनेशन इंडिया के लिए अलग होगा, अमेरिका के लिए अलग है, यूरोप के लिए अलग होगा। अपने अपने अकॉर्डिंग क्लाइमेट के हमने हीट वेव्स को डिफाइन किया हुआ है, मतलब हम किस क्लाइमेट में रहने वाले हैं। अब न्यूजीलैंड वाले हैं तो न्यूजीलैंड की जब क्रिकेट टीम इंडिया आती है तो आपने देखा होगा कि आधे तो वैसे ही बेहोश हो जाते हैं, मतलब यहाँ के टेम्परेचर को नहीं सहन कर पाते। जैसे इस समय दिल्ली के पोल्यूशन में किसी की टीम को यहाँ उतार दिया जाए, न्यूजीलैंड वालों को उतार दो, या फिर आप नॉर्वे या डेनमार्क जैसे देशों को, कनाडा वाले देशों में जहां पर बहुत ही एयर साफ है, हवा साफ है, वहां के खिलाड़ी को तुम दिल्ली में उतार दो, कहो कि क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, जो भी खेलो, आधे खिलाड़ी वहीं बेहोश हैं, उनसे हो ही नहीं पाएगा। और हमारा बंदा विराट कोहली को तुम कहीं उतार दो, कभी सुना है कि हमने इंडिया का खिलाड़ी कोई बीमार हो गया, नॉर्मल सर्दी जुकाम खांसी हो गया किसी को ना? क्योंकि हमें बाहर जाके हम ज्यादा क्या हो जाते हैं, ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है हमको। न्यूजीलैंड जाके वहां हम ज्यादा खुशी में, ज्यादा हवा साफ है करके बीमार हो सकते हैं, लेकिन खराब हवा में नहीं होंगे बीमार। समझ गए ना? क्योंकि हमारा ह्यूमन सिस्टम थोड़ा सा अलग बना दिया गया है निगेटिव तरीके से, जो भी आप कहो। बात मेरी समझ में आई? इसलिए हीट वेव ऐसा नहीं कि वहां नहीं होती। जब आप हीट वेव्स के बारे में लिखोगे तो आप लिखोगे ये डिजास्टर मैनेजमेंट या क्लाइमेटोलॉजी, उसका एनवायरमेंट का सवाल है, तो वहां भी होती है। आजकल क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट वहां पड़ रहा है, लेकिन इसके हिसाब से कहा जाए कि वहां पर समर सीजन बहुत ही नुकसानदायक होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो ये गलत आंसर है। दूसरा ये बिल्कुल सही है, माइल्ड विंटर। माइल्ड विंटर का मतलब है वहां पर ठंडा होता है, लेकिन उतना ठंडा नहीं होगा जितना उसके बगल वाले हिस्से में होगा। देखो ये बड़ा शानदार सवाल है, इसमें आपको कई तरीके से दोबारा से सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे यहां पे एक शहर है मॉस्को, तो मॉस्को रशिया की कैपिटल है, वो अंदर है, मतलब उसमें कॉन्टिनेंट का इफेक्ट पड़ता है, यानी जमीन के अंदर है। महाद्वीप का प्रभाव ज्यादा है, महासागर का प्रभाव कम है, लेकिन उसी के आसपास आपको लंदन वंदन मिलता है ना, जर्मनी वर्मनी के शहर मिलते हैं। तो जो कोस्टल एरिया में होगा, तट के पास होगा, वहां पर मैरीटाइम इफेक्ट पड़ेगा, समुद्र का प्रभाव पड़ेगा। और होता क्या है कि यहां से एक जलधारा, गर्म पानी गल्फ स्ट्रीम के तौर पे जाता है, मैंने बताया था, और आगे जाता है तो इसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है फिर आगे अपना गर्म पानी यूरोप की ओर बहा ले जाता है। तो समुद्र यहाँ का कभी सूखने नहीं पाता, मतलब सॉरी जमने नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जो वार्म ओशन करंट्स हैं, जैसे लिखा ना नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इसमें लिखा है कहीं पे, हाँ लिखा हुआ है नॉर्थ अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक जलधारा, वहां जाके तापमान को बढ़ा देती है। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो सी है, ओशन है, वो कभी भी नहीं जमेगा, फ्रीज नहीं होगा, पानी नॉर्मल रहेगा, और वहां पे फिर जो उनके बंदरगाह हैं, जो पोर्ट्स हैं, वो पूरे साल भर खुले रहेंगे। और फिर वहां से ओशन से कोस्ट की ओर जो वेस्टर्ली विंड चलेंगी वो गर्म होंगी, तो वहां के मतलब उतनी गर्म नहीं कि जाड़े में गर्मी हो जाएगी, ऐसा नहीं, मतलब टेम्परेचर को बहुत कम नहीं होने देंगी। इसलिए वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप में, जैसे आप लंदन का ले लो, ब्रिटेन का ले लो, दूसरी जगह का ले लो, तो कोस्ट के पास है, वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा हमेशा, इसके मुकाबले जो अंदरूनी इलाके हैं उसी लैटिट्यूड में, उसी अक्षांश में। नहीं तो अंदर मतलब गर्म ठंडा ज्यादा, कोस्ट के पास ठंडा कम। इसीलिए कहता है कि वो माइल्ड विंटर होता है। मतलब आप मॉस्को चले जाओ जो अंदर है, वहां बहुत ठंड पड़ेगी, आपको माइनस में टेम्परेचर मिलेगा। आपने देखा होगा कई बार रशिया की फिल्मों में, या रशिया की आर्मी को या रशिया के लोगों को कई बार देखा होगा, बड़ी वो टोपी वोपी पहन के नहीं आते हो, ऊन वाली इतनी बड़ी बड़ी टोपी, ऐसे जैकेट वैकेट ऐसे पहन के, बिल्कुल हमेशा लगता है कि ठंडे में ही होंगे ये। लेकिन आप यूरोप में चले जाओ, आपको थोड़ा सा कम ठंडा फील होगा जो कोस्ट के पास है। तो ये इतनी बात मेरी समझ में आई आपको? कमेंट करके बता दो। तो छठे का आंसर कौन सा होगा? गुड, बी। ठीक है, आगे पढ़े। नेक्स्ट सवाल है, शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत जलवायु की जलवायु स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखो एक चीज और बताऊं मैं आपको, इस पे सवाल आपको करना है। हम सिर्फ उस क्लाइमेट को नहीं कर रहे हैं, मैंने कई सवाल आपको बता दिए। सवाल ऐसे भी आता है जैसे मॉस्को में ठंडा क्यों होता है, लंदन में उतना ठंडा क्यों नहीं होता है, तो ये सारी चीजें हम डिफाइन कर रहे हैं ना इसको। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस पे फोकस तो करना ही है, इससे ज्यादा फोकस करना है कि वो दूसरा आंसर या दूसरा ऑप्शन क्यों गलत है, तो तभी आपका कंसेप्ट बनेगा। बाकी आप नोट डाउन आप शॉर्ट में कर सकते हैं। सेवंथ का कौन सा आंसर सही होना चाहिए? क्या पूछ रहा है पहले तो ये बताओ। बी आंसर आपने लगाया, ठीक है। पहली बात तो ये है कि आपने ये अच्छे से पढ़ा, ये अच्छी बात है। गलत कौन सा है, वो क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट पूछ रहा है।
तो इजी हो जाता है सवाल। ये तो पता है ना, मॉडरेट वार्म समर्स मतलब यहां पे गर्मियां बहुत ज्यादा नहीं होती हैं। अगर आप इंग्लैंड का मौसम देखो तो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन को हम कहते हैं कूल समर्स। क्या कहते हैं इसको? कूल समर। आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लो आप किसी ऐसे शहर पे गए हो या कहीं आपके आसपास का टेम्परेचर ऐसा है कि गर्मी का जैसा सीजन आने वाला है और आपको कोई खास गर्मी भी नहीं हो रही, अनईजी मौसम नहीं हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है। आप एक टी शर्ट पे हो, है ना, और सुबह शाम में भी कभी कभी आप हल्की सी जैकेट या हल्की सी नहीं भी पहनते हो तो एक शर्ट दोबारा भी पहन सकते हो। या थोड़ा बहुत भी आपको लग रहा है कि कभी कोल्ड ड्रिंक पीने का भी मन कर जा रहा है, हल्का सा आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा हल्का गर्म जैसा है, थोड़ा सा एसी वेसी की कोई खास जरूरत नहीं पड़ रही है, तो उसको बोलते हैं कूल समर। समर है लेकिन कैसा लग रहा है? कूल। जैसे आप कहते हो ना कि वो बंदा जो है बड़ा कूल है, तो ये कैसा है? जैसे हम कहते हैं कि बंदा बड़ा कूल है, तो ये पॉजिटिविटी को दिखाता है। अब कई लोग कहते हैं नहीं वो बहुत हॉट है, वो तो और भी पॉजिटिविटी को दिखा रहा है, वो एक अलग चीज है, उसको छोड़ो। यहां पर हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से, है ना। तो कूल समर्स मतलब बेस्ट क्लाइमेट गर्मी के हिसाब से। कूल समर, समर तो है, कूल समर। जैसे आपने देखा होगा कई बार लिनन शर्ट के बारे में आता है ना, लिनन कपड़े जो होते हैं उसमें लिखा था कूल, कूल लिखा होता है। कूल का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुल्फी जम गई, कूल मतलब कूल, कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी। जो चीज आपको बेस्ट लगे उसको हम क्या बोलते हैं? कूल है बंदा। ओके, तो इसीलिए यहाँ के जो क्लाइमेट होता है, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट को रहने के हिसाब से सबसे दुनिया का सबसे बेस्ट क्लाइमेट कहा जाता है। तो लंदन वंदन में एक बंगला उंगला ले लो आप भी, ज्यादा फायदा होगा, कूल समर्स में रहोगे आप। तो ये जो वो बनाए गए थे ना, जैसे आपने देखा होगा कि लोग कोट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, उसके अंदर शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं। तो कोट पैंट शर्ट, जो कोट पैंट शर्ट का जो कंसेप्ट आया ना, वो इसी क्लाइमेट के लिए है। अब दिल्ली में या मुंबई के इलाके में या ट्रॉपिकल जोन्स में कोट पैंट टाई पहन के हम जा रहे हैं। तो अगर आपने कोट पैंट टाई पहनी है अप्रैल मई जून जुलाई के महीने में, तो आपके लिए जरूरी है कि आप एसी कमरे में बैठो। पहली बात, अगर आप एसी कमरे में नहीं बैठे हो, एसी गाड़ी में नहीं जा रहे हो, सब कुछ आपके साथ नहीं जा रहा है, तो कोट पैंट टाइट का क्या मतलब होगा? वो अंदर से पक गया होगा पसीने से, वो बेहोश हो गया होगा। अब कोट पहन के जा रहा 45 डिग्री में आदमी, टाई वाई पहन के घूम रहा है वहां ऐसे ऐसे, तो वो कोई लॉजिक नहीं है उसका। लेकिन फिर भी हम लोग को पहनना पड़ता है कई बार, जो सर्विस करते हैं या जो ड्रेस कोड होता है कई हिसाब से होता है ना, वो एक अलग चीज है। जैसे वकीलों को कभी गर्मी नहीं लगती काले कोट में, इतना बड़ा ओढ़ के चलते हैं कहीं कहीं पर, क्यों? हो सकता है प्रोफेशन होता होगा, अपना पैसा वैसा आ रहा है या जो भी है, या मजा आता होगा या अच्छा फील होता होगा, बहुत सारी चीजें। तो कहने का मतलब मेरी समझ गए, तो वो कपड़े जो बनाए गए थे ना इसी क्लाइमेट के हिसाब से बनाए गए, फिर बाद में उसको हमने अडॉप्ट कर लिया गर्मी के समय में। तो सारा खेल भावनाओं का। हाँ धोती होती ठीक है भाई, जो ट्रॉपिकल जोन थे वहां पर आपने देखा होगा फैले पैजामे, धोती पहनना, सफेद कपड़े पहनना। जितने भी गर्म इलाके के लोग होंगे सफेद कपड़े पहनेंगे, आपने देखा होगा। पुराने बुजुर्ग लोग आज भी व्हाइट कपड़े पहनते हैं, सर में पगड़ी रखते हैं, क्लाइमेट के हिसाब से होता है। बाद में फिर उसी पगड़ी को इज्जत का नाम दे दिया गया, वो भी ठीक है। फिर फिल्में आई, आलोकनाथ जैसे हीरो होते थे, उनकी 4-4 5-5 बेटियां होती थी हर फिल्म में, उनकी शादी कराने ही उसका मेन मकसद होता था। फिर बारात लेट से आती थी या कुछ दहेज की मांग होती थी, वो अपनी पगड़ी रख देता था सामने उसके। तो यही फिल्म होती थी आलोकनाथ साहब की फिल्मों में। आजकल पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा ऐसा। आलोकनाथ अगर फिल्म में है और अच्छा आदमी बना हुआ है तो उसकी 3-4 बेटियां होंगी, उसका पूरा मकसद उस फिल्म का होगा कि कैसे इनकी शादियां हो जाए, और उसी में वो घुमा फिरा के वहां विवाह हो रहा है, ये हो रहा है, ओहो संस्कार ढिमका, ये सब देखेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो क्लाइमेट के हिसाब से आपका पहनावा होता है। फिर बाद में क्या होता है ना, क्लाइमेट को हम क्या करते हैं, डोमिनेट करने लग जाते हैं। कैसे? टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी से। अब आपने देखा होगा कि शाहरुख खान को देखा होगा, जब पुराने जमाने में जब आईपीएल नए नए स्टार्ट हुआ था, तो शाहरुख खान भाई साहब कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा आते थे वो, क्या देखने के लिए, अपना मैच देखने के लिए। अप्रैल का महीना चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, अप्रैल मई में आईपीएल ज्यादा होता है, टेम्परेचर चल रहा है 45, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है कोलकाता के आसपास,
तो वहां वो बंदा कैप पहन के आता था, कौन सी वाली, गर्म ऊनी टाइप की लगती थी। अब हमको लगती कि उलन की कैप है, देखा होगा आपने, जैकेट वैकेट पहन के आ रहा है आदमी, वहां बेहोश चल रहा पूरे ग्राउंड पे, वो बंदा जैकेट टाइप की पहन के ऊपर उलन वाली कोट कैप हमको लगती थी। अब ये सोचो, उतने पैसे वाला बंदा, उतना बड़ा स्टार, उलन कैप पहन के तो आएगा नहीं, लेकिन हमें उलन जैसी लगती थी वो। तो सारा खेल टेक्नोलॉजी का है। कुछ कैप होगी वैसी हो कि उसमें गर्म नहीं होता होगा, उनकी जैकेटें ही इतनी लाखों रुपए की होंगी कि वो पता नहीं कौन सी जैकेट है, गर्मी में ठंडा, ठंडे में गर्मी करती होंगी। तो सारा खेल टेक्नोलॉजी का है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये बेस्ट क्लाइमेट है। समर्स आर वार्म ड्यू टू द प्रिवलेंस ऑफ ट्रेड विंड्स। समर कैसे होते हैं, गर्म होते हैं ड्यू टू द प्रिवलेंस ऑफ ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनों के प्रसार के कारण गर्मियां गर्म होती हैं। क्या ये बात सही है? वर्ष भर पर्याप्त वर्षा होती है। क्या ये बात सही है? हाँ, वर्ष भर पर्याप्त वर्षा होती है यहाँ पे, ये बिल्कुल सही बात है। औसत वार्षिक तापमान इतना होता है, हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होता है यहाँ पे। गर्मियों में बहुत गर्मी नहीं होती है, ठंडे में ठंडा होता है लेकिन बहुत ठंडा नहीं होता, यानी एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होता। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो गलत कौन सा है? व्यापारिक पवन नहीं, वेस्टर्ली ही चलेगा। ये आंसर आपने सही दिया, अब आप समझ गए। तो आपको अगर नोट डाउन अगर आप करोगे तो कितनी चीजें नोट डाउन करोगे? मुश्किल से 6-7 लाइन नोट डाउन करना है जब से मैं पढ़ा रहा हूं, बस उतना तो कर लिया करो, वही चीज आएगी याद में, एग्जाम में सीधे सीधे आएगा सवाल। अगला सवाल, ब्रिटिश प्रकार की जलवायु में वर्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताओ फिर, ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन फिर भी आप बता सकते हो उसको, करेक्ट ऑप्शन बताना है। पूरे वर्ष पर्याप्त वर्षा होती है, गर्मियों में अधिकतम वर्षा होती है। क्या ये बात सही है? दूसरा, पश्चिमी सीमांत में पछुआ पवनों के कारण सबसे अधिक वर्षा होती है। स्टेटमेंट के हिसाब से आप मुझे आंसर दे सकते हो। बताओ बताओ फिर, क्या वेस्टर्न यूरोप टाइप क्लाइमेट में पूरे साल वर्षा होती है या नहीं होती है? और होती है तो गर्मियों में ज्यादा होती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? और दूसरा सवाल है, वेस्टर्न मार्जिन रिसीव द हैवीएस्ट रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्ली, पछुआ पवनों के कारण यहां पर अच्छी खासी वर्षा होती है। तो आंसर क्या होगा? कुछ महानुभावों के आंसर ए आ रहे हैं, ए वाले आंसर वाले भी हैं इसमें, और बताओ कोई बी वाला, सी वाला, डी वाला? सारे ही ए हैं। एक मोहतरमा का आंसर है सी, सी मतलब बोथ करेक्ट। देखो, एक आंसर अगर आपने गलत दे भी दिया तो उसकी गारंटी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा आपको गलत नहीं देना चाहिए। पहली बात, पूरे साल वर्षा होती है, ये बिल्कुल सही बात है। देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा है, अगर आपसे कहा जाए कि वर्ष भर वर्षा, पूरे साल वर्षा, मतलब कोई भी ड्राई सीजन कहां नहीं आता है, तो एक तो होता है इक्वेटोरियल क्लाइमेट, विषुवत जलवायु में पूरे साल वर्षा होती है। दूसरा है वेस्टर्न टाइप ऑफ क्लाइमेट, पश्चिमी वेस्टर्न यूरोप, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु जिसको हम पढ़ रहे हैं, इन दोनों ही जलवायु में पूरे साल वर्षा होती है। ठीक है, इंग्लैंड में देखा होगा आपने, इंग्लैंड में या बाहर को ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, जहां भी जर्मनी में, वेस्टर्न यूरोप में, जब वहां महंगी गाड़ियां होती हैं, आपने देखा होगा टीवी में, उनमें गाड़ी के साइड में एक जगह बनी होती है छाता रखने के लिए, अम्ब्रेला के लिए। वहां पर इतनी बारिश होती है, मतलब कभी भी लंदन की बारिश आपने नाम सुना ही होगा, लंदन में जब क्रिकेट होता है या इंग्लैंड में कभी क्रिकेट होता है, आपने देखा होगा अक्सर बारिश होती है, थोड़ी देर बाद फिर आसमान साफ हो जाता है। देखा है ना आपने, अगर आप क्रिकेट में वो नजर रखते हैं तो वहां पर ब्रिटेन की फिल्में या जैसे जेम्स बॉन्ड की फिल्मों को आप देखो तो उसमें एक आध सीन कोई मरमुरा जाता है, कब्रिस्तान में ले जाते हैं उसको, तो वहां पर जो गुंडे टाइप के होंगे वो टाई कोट पहन के भी कब्रिस्तान जाते हैं, देखा होगा आपने, पीछे एक छतरी लेके खड़ा होता है, उसके कान पे कुछ कहेगा, इसको इसने मार दिया, ऐसा वैसा करके। याद करो वो सीन। बारिश अक्सर होती रहती है। फ्रांस में तो पेरिस में लगभग 150 से ऊपर दिन बारिश के होते हैं। यहां पर पूरे साल बारिश होती है, साल में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब गर्मियों में अधिकतम होती है? नहीं, गर्मी में अधिकतम नहीं होती। यहां पर वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन से बारिश ज्यादा होती है, वेस्टर्ली के प्रभाव में होती है, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश गर्मियों में भी होती है, ऐसा नहीं है।
ड्राई समर नहीं होता, बारिश होते रहती है, लेकिन गर्मियों के बाद जो ऑटम सीजन आता है उसमें और विंटर सीजन में यहाँ अक्सर बारिश होते रहती है, ठीक है ना। स्नोफॉल भी होता है थोड़ा बहुत, कभी कभी बारिश भी होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैक्सिमम समर्स में होता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं, अगर ये सवाल आपने गलत भी कर दिया तो कोई बात नहीं, है ना, ये ठीक है। अब दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल क्या है, वेस्टर्न मार्जिन्स रिसीव द हैवीएस्ट रेनफॉल ड्यू टू द वेस्टर्लीज। मतलब जो पश्चिमी सीमांत है, जैसे यूरोप है, ये कह रहा है कि यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट है वो पछुआ पवनों के कारण अधिकांश वर्षा प्राप्त करता है। ये सही होना चाहिए कि गलत होना चाहिए? वेस्टर्न मार्जिन रिसीव्स हैवीएस्ट रेनफॉल, मतलब ज्यादा वर्षा होती है वेस्टर्लीज से। क्या ये आंसर गलत है? तो जिन लोगों ने इसको गलत कहा, इसकी छोड़ो, ये क्या था हमें नहीं पता, इसके बारे में बताओ, ये गलत होना चाहिए क्या? वेस्टर्ली आ रही वेस्ट से, तो वेस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा बारिश करेगी कि नहीं करेगी? इसको गलत कैसे कर दिया आपने, ये बताओ, अनर्थ हो गया है यहां। दिमाग कहां चला जाता है, कई बार दिमाग यूज किया करो, यूज। क्या हम बिना दिमाग यूज करे ही मर जाएंगे? नहीं, दिमाग यूज करके मरना है, भले कुछ यूज करो ना करो, दिमाग को यूज करके मरो, मतलब नौकरी पाओ, एक अच्छी लाइफ जियो, उसके बाद टपकना है, ठीक है कि नहीं? आंसर क्या हो जाएगा? सही। वेस्टर्ली से आ रही तो बारिश तो वेस्ट में ज्यादा ही करेगी ना वो। गुड, आगे बढ़ो, तो बी आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला सवाल, consider the following statement regarding the precipitation of cool temperate western margin climate and choose the incorrect option। ध्यान रखना, इनकरेक्ट पूछ रहा है, हालांकि मैंने बताना नहीं था इसको, फिर भी बता दिया मैंने। बताओ, ये तो इजी है सवाल, कौन सा आंसर सही होगा ये बताओ। 9th सवाल है, 9वां सवाल। अब तो इजी होते जाते हैं ना क्वेश्चंस, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता चल गया। नाइन्थ का फटाफट आंसर दो। न्याय में देरी होना या क्वेश्चन का आंसर देने में देरी होना भी आंसर को गलत ही माना जाता है। मतलब अगर न्याय किसी को दे रहे हो आप, जस्टिस, लेकिन टाइम ज्यादा हो गया तो फिर वो जस्टिस नहीं कहलाता। इसलिए कुछ इजी सवालों में अगर आप बहुत ज्यादा टाइम लगा के आंसर देते हो तो वो फिर टाइम निकल गया ना तब तो। 9th का सी ही होना चाहिए, ये आपका कहना है, और आपका आंसर बिल्कुल सही है। बाकी लोग क्या बेहोश चल रहे हैं जो आंसर नहीं दे रहे हैं? वो कभी कभी वाले जुड़ने वाले होंगे, 2 मिनट यहाँ 2 मिनट वहां, 2 मिनट वहां, 2 मिनट वहां। देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, दिन भर में कितने यूट्यूब चैनल मेरे को खगालते होंगे, मैं वैसे ही कह रहा हूं, उसको बुरा मत मानना। अगर हम एक दिन में 10 से 15 यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, थोड़ा यहाँ लाइव क्लासेस, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, तो कितना घंटा बर्बाद हो गया हमारा? बहुत ज्यादा बर्बादी हो जाती है इसमें। तो जब भी आप खोलो, जब भी पढ़ो, उसको पूरा थोड़ा सा टाइम देके पढ़ो, तब जाके आपको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। नहीं तो वहां 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 वहां, वेस्ट ऑफ टाइम। बिल्कुल सही आंसर है, पश्चिमी सीमांत। अभी भी आ गया ना जो पहले बताया था मैंने, वेस्टर्न जो मार्जिन है उसमें बारिश ज्यादा होती, ठीक है। रेन बियरिंग विंड्स कम फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से कैसे आ जाएंगी? जब हम कह रहे हैं कि वेस्टर्न टाइप ऑफ क्लाइमेट है, वेस्टर्नली विंड से हो रहा है, तो वेस्ट से तो हवा आएगी, तो ये बिल्कुल सही बात है। और समुद्र से दूर जाने पर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, हमेशा ही ये सही होगा, है ना। तो ये गलत हो जाएगा, आपने आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सी से दूर जाने पर, इंडिया के केस में ही देखो आप, सी से जैसे जैसे दूर जाओगे आप, बारिश कम होती जाएगी, क्लियर है। लेकिन अगर बीच में कोई माउंटेन आ गया, कोई रिलीफ फीचर आ गया, तब वो फिर सिस्टम चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माउंटेन्स जो होते हैं हवा को ऊपर उठा देते हैं। नॉर्मल कंडीशन में एक जैसा फ्लैट सरफेस है और ये सी है और ये जमीन है, तो सी से जब जमीन की ओर हवा जाएगी तो कोस्टल एरिया में बारिश की संभावना हमेशा ही ज्यादा होगी, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा होगा। अंदर जाते जाते मॉइस्चर लूज करते जाएंगी हवाएं और बारिश कम होती जाएगी। लेकिन अगर बीच में कहीं पर माउंटेन आ जाता है, जैसे वेस्टर्न घाट आ गया था यहाँ, या नैनीताल की बारिश या दिल्ली की बारिश में बहुत फर्क है, तो माउंटेन जहां पर आ जाएगा, टोपोग्राफी चेंज हो जाएगी, तो बारिश का पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। हम सिर्फ प्लेन सरफेस के लिए कह रहे हैं, एक जनरल आइडिया दे रहे हैं आपको। आंसर बहुत बढ़िया दिया आपने, वेरी गुड।
ब्रिटिश जलवायु प्रकार में प्राकृतिक वनस्पति, ब्रिटिश जलवायु प्रकार में प्राकृतिक वनस्पति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहां पर बताओ किस प्रकार का जो है फॉरेस्ट पाया जाता होगा। ये मैंने अभी बताया नहीं आपको, फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें। ठंडा होता है यहां पर, ऐसा नहीं कि ठंडा नहीं होता, लेकिन बहुत खतरनाक ठंडा नहीं होता है, ठंडा तो होता है, ठीक है। और दूसरा सवाल है, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ क्लाइमेटिक टाइप इज माउंटेन फॉरेस्ट। यह है वहां मतलब जो वन पाए जाते हैं पर्वतीय प्रकार के पाए जाते हैं, मतलब पर्वतों में जैसे होते, पर्वतों में ठंडा होता ना, उस प्रकार के वन पाए जाते हैं। क्या ये बात सही है? पत्तियां गिराने का मतलब हुआ पर्णपाती वन, यानी किसी एक खास सीजन में जो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पर्णपाती वन। देखो आगे भी एक सवाल आया होगा, देखो इसका आंसर क्या है ना, जो दूसरा वाला आंसर है वो तो बिल्कुल सही है। सर्दी के मौसम में बर्फ और पाले से बचाव के लिए पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जैसे आप हमारे यहाँ भी देखते हो ना, जब ठंडा बहुत हो जाता है तो सीजन में, तो पत्तियां क्या हो जाती हैं? वो गिरने लग जाती है, पतझड़ का जैसा मौसम आ जाता है आप कहते हो, तो पत्ती सर्वाइव करने के लिए, पेड़ सर्वाइव करने के लिए पत्तियां गिरा देते हैं, तो इनको बोलते हैं पर्णपाती वन, डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो यहां पर ये होता है, दूसरा सही है। अब नेचुरल वेजिटेशन ऑफ क्लाइमेट टाइप इज माउंटेन टाइप ऑफ फॉरेस्ट। अब यहां पर थोड़ा सा दिक्कत है, अगर हम जाड़े के हिसाब से देखेंगे तो वहां पर माउंटेन टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिल सकता है जैसे माउंटेन्स में मिलता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोस्टल एरिया में सब कुछ ऐसा मिल जाए कि बिल्कुल ही उसी टाइप का हो, कि पर्वतीय प्रकार का ही मिलेगा हर जगह पे। इसमें थोड़ा सा बवाल हो सकता है, थोड़ा सा आंसर। तो आपने आंसर, हाँ ऑटम के सीजन में, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो दूसरा वाला बिल्कुल सही बात है। तो माउंटेन हमेशा ही मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं है अल्पाइन में, क्योंकि माउंटेन फॉरेस्ट में सब कुछ आ जाता है ना, फिर एकदम ठंडे वाला भी आ जाएगा, पर्णपाती आ जाएगा, डेसिडियस, कोनिफेरस आ जाएगा, इस टाइप की चीजें। हाँ, हाइट बढ़ते जाएगी तो फिर कॉनिफेरस यानी शंकुधारी वनों में वो चेंज होता जाएगा। आगे बढ़े। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेचुरल वेजिटेशन इन द ब्रिटिश क्लाइमेट। यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति में क्या क्या है ये बताना है आपको। तो पहला है, द डेसिडियस ट्रीज हैव ग्रेटर लंबरिंग वैल्यू देन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ड्यू टू स्पार्स अंडरग्रोथ। बिल्कुल दिमाग से बताना, ये सवाल आपको आ सकता है। ये कह रहा है कि यहाँ के वन भूमध्य रेखी वनों की तुलना में अधिक लकड़ी का मूल्य रखते हैं, मतलब यहाँ की वैल्यू ज्यादा है भूमध्य रेखी वनों की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये दूर दूर फैले हुए हैं और बीच में झाड़ियां वाड़ियां कम पाई जाती। क्या ये बात सही है? दूसरा स्टेटमेंट है, उच्च भूमि में पर्णपाती पेड़ों को सामान्य तौर पर शंकु वृक्ष द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। मतलब जो डेसिडियस फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट को, पर्णपाती फॉरेस्ट को जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, शंकुधारी वनों के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इसमें कौन सा आंसर होगा आपका? ग्यारहवां आंसर, 11th नंबर है। बात तो सही है, ठीक है, आंसर आप सही लगवा रहे हो, बिल्कुल सही बात है। मैंने बताया भी था, ये देखो ये कंसेप्ट हमने वहां भी पढ़ा था इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में। मैंने कहा था इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में जो कैनोपी होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है ऐसे, और पेड़ों में वैरायटी बहुत होती है। कुछ पेड़ तो दूसरे के सहारे ऐसे जाते हैं एफिफाइट्स के तौर पे, ऐसे ऐसे, ये हर किसी को ऊपर चढ़ना होता है। तो इसमें क्या होता है कि बीच में बहुत सारी वैरायटी होती है, एक ही टाइप के फॉरेस्ट ना होके मल्टीपल टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं। किसमें? इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। और ये वाला जो फॉरेस्ट होता है वो बड़ा हार्ड होता है। कौन सा? विश्वत रेखी का। अब ये कह रहे हैं कि पर्णपाती पेड़ यहां पर एक तो डेसिडियस है और उतना ज्यादा फेवरेबल नहीं है प्लांट्स के लिए जैसा इक्वेटर है, तो यहां पर पेड़ एक तो दूर दूर होंगे, थोड़े से पर्णपाती होंगे तो किसी एक खास सीजन में पत्तियां गिरा देंगे, आपको बता दिया मैंने, डेसिडियस होंगे। दूसरा, सर्दी होती है, ठंडा होता है, उतना गर्म नहीं है, उतनी मॉइस्चर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर बीच में झाड़ियां वाड़ियां भी कम होंगी, एक ही वैरायटी के ज्यादा होंगे, तो इनको काटना थोड़ा आसान होता है।
इसीलिए इनकी वैल्यू भी ज्यादा अच्छी होती है लंबरिंग के काम में। और दूसरा, उसके मुकाबले ये सॉफ्ट होता है, तो सॉफ्ट वुड जो होगा ये कई टाइप के सांचे में इसको ढाला जा सकता है ना। तो ये सॉफ्ट वुड होता है, पानी में तैर सकता है, हार्ड वुड नीचे डूब जाएगा विश्वदरेखी वाला। तो इसलिए उसकी कमर्शियल वैल्यू कम है, विश्वदरेखी वनों की इनकी ज्यादा है। अब विश्वदरेखी वन क्यों हो गए फिर? इनका व्यापार के लिए उतना उपयोग नहीं किया जाता विश्वदरेखी वालों का, लेकिन ये क्या करते हैं, इतने ज्यादा वैरायटी में होते हैं और इतने हरे भरे होते हैं, ये ऑक्सीजन को, या हम कहते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यानी जो हवा का जो प्यूरिफिकेशन है, हवा को शुद्ध करने के काम में आते हैं। इसीलिए इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को, मतलब विश्वदरेखी सदाबहार वनों को लंग्स ऑफ द प्लेनेट भी कहा जाता है, यानी ग्रह का फेफड़ा। फेफड़ा क्या करता है? हवा को साफ करता है ना, जो हमारे अंदर फेफड़े हैं, लंग्स है। तो वही लंग्स का काम कौन कर रहा है? ये वाले जो मल्टी वैरायटी के पेड़ होते हैं, जहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। लेकिन अब इंसान खूंखार हो चुका है, तो इन पेड़ों को भी वो काटना स्टार्ट कर दे रहा है। अब ये पेड़ भी कम हो रहे हैं, तो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग या कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, प्रॉब्लम आती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। और ये भी सही है, उच्च भूमि मतलब पर्णपाती डेसिडियस फॉरेस्ट था, और जैसे जैसे ऊंचाई में जाओगे आप इस एरिया में, बारिश कम होती जाएगी, नॉर्मली ठंडा बढ़ता जाएगा, ज्यादातर बारिश स्नोफॉल के रूप में होती जाएगी। ठीक, और स्नोफॉल के रूप में जब बारिश होगी, तो स्नोफॉल जहां भी होता है वहां पर पेड़ों का आकार कुछ ऐसा होता है, कोन टाइप से, शंकुधारी वन, क्योंकि इसमें बर्फ गिरेगी, तो बर्फ गिरने के बाद सीधे जमीन पे आ जाएगी। वैसे अगर आम का पेड़ मान लो हिमालय में पैदा हो जाए, जहां बर्फबारी होती है, होगा नहीं। आम एक गर्म पौधा है ना, भारत जैसे देशों में होता है। अब कोई कहते कि कनाडा में आम बोऊंगा मैं, कैसे बोलेगा? तो कहने का मतलब, आम का पेड़ अगर ऐसा है, तो इसमें अगर बर्फ पड़ जाए तो पूरा पेड़ क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा। इसलिए ज्यादा बर्फीले वाले इलाकों में आम के जैसे पेड़ नहीं होते हैं, वहां पर ये देवदार टाइप ट्रीज होते हैं, जिसको हम कॉनिफेरस फॉरेस्ट या शंकुधारी वन कहते हैं। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, सी आंसर आपने लगाया, अच्छी बात। नेक्स्ट, इस पे आप विचार करें, इस वाले सवाल को जरा समझें, आप क्या कहना चाह रहा है। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ दिस क्लाइमेट टाइप इज द अल्पाइन फॉरेस्ट। यहां पर अल्पाइन टाइप की जलवायु पाई जाती है। अब अल्पाइन क्या होता है हमें बताना पड़ेगा। दूसरा, ठंड के मौसम में पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो कौन, अब ध्यान रखना, विचार क्या करना है आपको, गलत या सही? 12वीं का नंबर। कुछ सामान्य प्रजाति के पेड़ इस टाइप के होते हैं, ओक, एल्म, एश, और ये पेड़ों के नाम है नीचे। तो पेड़ों के नाम कौन कौन से हैं ये आपको रटना पड़ेगा, कहां कहां ये पेड़ मिलते हैं। तो 12वीं का कौन सा आंसर गलत जैसा लग रहा है आपको? तुक्का मत लगाओ। देखो इसमें ये गलत है, मैं सीधे सीधे बता देता हूं इसका रीजन क्या है। देखो, ये जमीन है मान लो, और ये माउंटेन है। समझो अल्पाइंस क्या होता है, ये पर्वत है, इंडिया के हिसाब से बता देता हूं आपको। तो होता क्या ना कि जो पेड़, एक लिमिट होती है पेड़ों के पैदा होने की, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई में पेड़ पैदा नहीं होता है। जैसे आप हिमालय में चले जाओ भारत में, जैसे आप केदारनाथ चले गए, तो केदारनाथ मंदिर की फोटो याद करो आप दिमाग में, अगर आप गए हो तो वहां ठीक है, अगर नहीं गए हो, टीवी में आपने देखा है, तो केदारनाथ मंदिर के आसपास का पेड़ मिलते हैं। अब कोई कह देगा नहीं, केदारनाथ मंदिर के आसपास वृक्षारोपण कर दो, प्लांटेशन कर दो, पेड़ पैदा होगा वहां पे? ना के बराबर। क्यों? क्योंकि उस मंदिर की हाइट इतनी ज्यादा है, वहां ठंडा पड़ता है। अब तो कपाट बिल्कुल बंद हो गए होंगे, आज के डेट में केदारनाथ आप नहीं जा सकते हो, ठीक है, दरवाजे बंद है क्योंकि ठंडा ज्यादा है। तो ऐसे में केदारनाथ जैसी जगह पे या बद्रीनाथ जैसी जगह पे या उससे ऊपर जाने में आपको घासें ज्यादा मिलेंगी। एक लिमिट के बाद घास भी उगना बंद हो जाएगी। पेड़ों के लिए वो सरवाइव करने के लिए नहीं होगा वो क्लाइमेट, क्योंकि ठंडा ज्यादा होगा। तो एक लिमिट होती है पेड़ों के पैदा होने की, ठीक, अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। तो जो सबसे अबव लिमिट है, सबसे ऊपरी सीमा है पेड़, जहां पर पेड़ पैदा हो सकते हैं, यानी उसके ऊपर आपको पेड़ नहीं मिलेगा। उसके ऊपर आपको खाली क्या मिलेगा? लिचेंस एंड मॉसेस, काई वाई होती है ना, लाइकेन और काई कहते हैं, यानी एक लाइकेन और काई मिलेगी, और उसके ऊपर फिर कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आप कहते हो माउंट एवरेस्ट में आपको लाइकेन और मॉसेस मिलते नहीं, वहां खाली बर्फ मिलेगी, फुली आइस कैप्ड होगा,
यानी स्नो लाइन से ऊपर होगा, यानी हमेशा ही वहां पे बर्फ रहती है, कोई भी वेजिटेशन पैदा नहीं होगा। तो एक लिमिट होती है, मतलब सोचो ये माउंटेन है, मान लो ये बहुत ज्यादा ऊंचा माउंटेन है, ये ऊपर वाला हिस्सा ये फुली आइस कवर्ड है। देखो ध्यान दो, मैं बता रहा हूं आपको, ये हिस्सा मान लो फुली आइस कवर्ड है, हमेशा ही आइस कवर्ड रहता है, यानी इससे ऊपर हमेशा ही बर्फ रहती है। तो जहां से बर्फ रहती है इसको बोलते हैं स्नो लाइन। कौन सी लाइन? हिम रेखा, जिससे ऊपर हमेशा ही बर्फ रहती है। मतलब बर्फ ऊपर नीचे होती रहती है ना, गर्मी में थोड़ा पिघल जाएगा, जाड़े में और हो जाएगा, लेकिन एक जगह ऐसी होती है जहां से ऊपर हमेशा ही बर्फ रहती है। तो यहां पर कुछ भी पैदा नहीं होगा, ठीक। उसके नीचे वाले हिस्से में बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है, मान लो हिमालय के केस में आप कह सकते हो 4-4.5 मीटर या 3.5 मीटर से ऊपर वाला हिस्सा, यहां पर आपको लाइकेंस और मॉसेस पैदा होंगे, काई वाई पैदा होगी, पेड़ वैसे पैदा नहीं होंगे। उसके जस्ट नीचे वाला एरिया, ये ऐसे फॉरेस्ट होंगे, कोन जैसे होंगे, जैसे स्प्रूस है, जूनिफर है, बर्च है, इस टाइप के फॉरेस्ट होंगे। ये वाले, ये ट्री होगा, ये तो ट्री नहीं है लाइकेन वाला, यही वाला कहलाता है अल्पाइन फॉरेस्ट। कौन सा? अल्पाइन। हिमालय में लगभग ये 3,500 या 4,000 मीटर के आसपास में मिलेंगे, ठीक है। तो अल्पाइन का मतलब होता है टॉप मोस्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, मतलब इन माउंटेन्स, यानी पर्वतों में सबसे ऊपर का जो जंगल है, जो पेड़ होते हैं, उनको हम अल्पाइन कहते हैं। यानी इससे ऊपर पेड़ यानी ट्री नहीं पैदा होगा, फॉरेस्ट पैदा नहीं होगा। अगर आपसे कहा जाए कि आपका ससुराल या घर अल्पाइंस में है, तो आप कह दोगे कि वो हम कहां पे हैं? लगभग हिमालय के अकॉर्डिंग 3500 मीटर के आसपास है, केदारनाथ या उसके आसपास है, और उससे ऊपर ट्री पैदा नहीं होगा, यानी सबसे ऊपर के ट्री हम ही हैं, और हम ही को अल्पाइंस कहा जाता है, ठीक है। उसके नीचे फिर और पेड़ होते जाएंगे। तो अल्पाइन फॉरेस्ट का मतलब होता है सबसे ऊपर का पेड़। तो क्या ब्रिटिश प्रकार की जलवायु में क्या यही पेड़ मिलेंगे? और लंदन में कोई पेड़ उगा दे रहा है तो क्या अल्पाइंस पेड़ उगा रहा है? नहीं उगाएगा ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो कमेंट कर दो फटाफट, समझ में आ गई करके फटाफट। बाकी सब ठीक है अपनी जगह पे, ये तो आप खुद ही पढ़ सकते हो कि ओक ओक पाया जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो गया। अच्छा, अगला पूछ रहा है वो कि मार्केट गार्डनिंग ऑफ कूल टेम्परेचर। देखो मार्केट गार्डनिंग क्या होती है, मैं इसको वैसे ही बता देता हूं, आपने नाम नहीं सुना उसका। देखो मार्केट गार्डनिंग का मतलब क्या होता है कि मार्केट के बगल में ही आप क्या कर रहे हो? गार्डनिंग कर रहे हो, यानी कुछ खेती बाड़ी कर रहे हो मार्केट के बगल में, है ना। जैसे अब मार्केट होना चाहिए, मार्केट में डिमांड पैदा होनी चाहिए, तो डिमांड जब पैदा होगी तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए नजदीक से कुछ सामान आएगा। अब नजदीक से क्या आएगा? गेहूं चावल आ सकते हैं? नहीं, गेहूं चावल तो आप दूर से भी ला सकते हो। मान लो दिल्ली में गेहूं आना है, तो ये गेहूं यूपी से भी आ सकता है, पटना से आ सकता है, एमपी से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, तो गेहूं जल्दी खराब नहीं होता है। लेकिन अगर दिल्ली में आपको क्या चाहिए? सब्जियां चाहिए, पालक चाहिए मान लो, तो क्या कलकत्ता से पालक आएगा दिल्ली में? आने को आ सकता है, लेकिन टाइम लगेगा, तो पालक की वो वैल्यू रह जाएगी? कोल्ड स्टोरेज में आएगा, दूसरे में आएगा, लेकिन खर्चा बढ़ेगा ना। तो बेहतर क्या है कि दिल्ली में पालक या जो नॉर्मल सब्जियां होती हैं उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए दिल्ली के आसपास ही क्या की जाए? खेती बाड़ी की जाए, और ऐसी चीजें बोई जाएं जो पेरिसेबल हों, यानी जो जल्दी से खराब हो जाती हैं। तो सुबह काटा या शाम को काटा, दूसरे दिन मार्केट में आ गया, और किसान अपने आप उसको ला रहा है। ट्रंक फार्मिंग में कहते हैं, ट्रक के थ्रू या जैसे लाता है। तो यूरोप में बहुत बड़े बड़े शहर हैं, आपको पता ही है, उन शहरों के आसपास इस टाइप की खेती की जाती है, जैसे फूलों की खेती आप कह सकते हो। अब वहां पे क्या चलता है? फूल वूल बहुत ज्यादा चलते हैं अमेरिका में। हमारे यहाँ हम किसी के वहां जा रहे तो क्या ले जाते हैं? मिठाई ले जा रहा है कोई, कोई गुलाब जामुन ले जा रहा है, कोई हल्दीराम ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है। पुराने जमाने में तो लोग चाय और कुछ और चीजें जो जरूरत के सामान होते थे वो भी ले जाते थे लोगों के लिए। कोई केला सेब ले जा रहा है ना। अब आपको मुकेश अंबानी ने कहा क्या, आ जाओ मेरे वहां खाना खाने आ जाओ, तो आप पता चल रहा है 1 किलो सेब उसके लिए, उसकी घरवाली के लिए, 2 किलो सेब उस दूसरे के लिए, कोई टमाटर ले जा रहा है, कोई ले जा रहा है अंबानी के वहां जाने सब्जी लेके। तो ये गरीब आदमियों में चलता है, सेठ आदमी में नहीं चलेगा ये। समझ गए? तो यूरोप जैसे देशों में सबसे बढ़िया साधन क्या है? फूल ले जाओ आप। फूल के अंदर क्या है? भावनाएं छुपी हुई हैं उसके अंदर, इमोशंस है, आहा खुशी का माहौल चल रहा है।
तो फूल या तो मार्केट से खरीद लो, नहीं तो चोरी छुपे कहीं गिरे गिरे हो, कहीं पर भी हो, तो फूल ले जाना सबसे बेस्ट है। जब भी बड़ी बड़ी शादियों में कहीं पर जाओ तो बाकी केल सेवा केल क्या कहता हूँ, केला सेब नहीं ले जाना है, फूल ले जाना। तो फूलों की खेती आप वहां देखा होगा आपने, कोई मरमुरा गया तो फूल रख देते उसके बगल में। हमारे वहां रखता है कोई ना, भावनाओं को समझ गया आप, हमारे यहाँ पैसे वैसे रख देते हैं। ठीक है, तो ये तो इस टाइप की खेती यहाँ अच्छे तौर पे होगी, बिल्कुल सही बात। ट्रक फार्मिंग यानी ट्रक के थ्रू जल्दी से उसको ले जाया जाएगा, वो भी सही बात है। तीसरा, खेती बाड़ी वो जल्दी से खराब होने वाली फसलें होती हैं, ये भी सही बात है। अब मिट्टी यहाँ पे ठीक होती है, ये गलत आंसर है। सॉइल फर्टिलिटी कम है इसलिए नहीं, डिमांड ज्यादा है इसकी वजह से ट्रक फार्मिंग होता है। ठीक है, तो मेरी बात समझ गए? हाँ, तो अंबानी का निमंत्रण आ जाए तो क्या ले जाना है आपको, समझ गए ना आप? आखिरी सवाल, क्या क्या होता है यहाँ पे, तो इसको भी मैं आपको बता देता हूं ऐसे ही फटाफट, इसमें भी आप आंसर लगा सकते हो। देखो क्या है, डेयरी उत्पादों पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। डेयरी उत्पादन होता है कि नहीं होता यूरोप में? डेनमार्क मिल्क का बहुत अच्छा नंबर 1 हुआ करता था पहले, अब तो इंडिया आ गया। ऑस्ट्रेलिया को देखो आप, पनीर के उत्पादन में देखो आप। न्यूजीलैंड को देखो आप, मक्खन, बहुत आगे हैं ये। खेती बाड़ी बहुत डेयरी उत्पादन होता है इनके वहां, यानी पशुओं को पाला जाता है किसके लिए? डेयरी फार्मिंग के लिए। सही बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यूरोप में क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा? यूरोप की बात कर रहा ना, वो पूरे भारत को बर्बाद किया था कॉलोनिज्म के टाइम में, औपनिवेशिक काल में। तो आंसर क्या होगा इसका? हाँ, आप समझ गए, गुड। तो यही गलतियां हो जाती, जैसे अभी जल्दबाजी में गलती हो गई, तो समझ गए ना। तो मुझे उम्मीद है कि ब्रिटेन में क्या चल रहा है, क्लाइमेट के हिसाब से कैसे कैसे इंडस्ट्री डेवलप हुई है, क्या फायदा है उनको, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी फिर ये एक आध दिन और चलेगा ये वाला टॉपिक, उसके बाद हम नया टॉपिक ये इंडियन ज्योग्राफी में इसमें हम आएंगे फटाफट, ठीक है ना। फिर हम नए उससे शुरू करेंगे जल्दी ही, तो फिर वो इंडियन ज्योग्राफी वाला आपका एमसीक्यूज पूरे हो जाएंगे। अब मेरे साथ अगर आप एमसीक्यूज के साथ साथ किताब से नोट्स से पढ़ते रहो, चाहे आप कहीं भी पढ़ते हो, आपको फायदा मिलेगा और आपकी ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो दिमाग लगाएंगे हम, इसी उम्मीद के साथ हम कल मिलेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।